सबसे पहले स्टूडेंट हमने इस ग्राफ को समझना है कि ये बेसिकली ग्राफ हमें क्या बता रहा है। अगर हमें ये ग्राफ समझ आ गया तो हम ये जो इसकी थ्योरी है तो सारी हमें ऑलरेडी समझ आ ही जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ को समझें, बहुत अच्छे से अटेंशन के साथ बैठें और फिर इस ग्राफ को समझें ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे आपके पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर इसने जो है वो क्या लिया हुआ है, न्यूक्लियॉन्स नंबर लिए हुए। और बेटा न्यूक्लियॉन्स नंबर क्या है, न्यूक्लियॉन्स नंबर को हम ए से लिखते हैं और ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो एक उसने एक्स एक्सिस पर आपके पास न्यूक्लियॉन्स नंबर लिए हुए और वाई एक्सिस पर अगर आप देखें तो उन्होंने क्या लिया हुआ है, वो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स लिया हुआ है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को उसने वाई एक्सिस वाई जो है वर्टिकल लिया गया है और एक्स एक्सिस पर आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर्स को लिया गया है। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या है, यानी एवरेज एनर्जी जो एक न्यूक्लियॉन से मुराद पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कि बाइंडिंग एनर्जी वो एवरेज एनर्जी जो कि किसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकलने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं ना। तो वो हमने वाई एक्सिस पे लिया और एक्स एक्सिस पर हमने जो है वो न्यूक्लियॉन्स लिए। न्यूक्लियॉन से मुराद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन पर 0 बाइंडिंग एनर्जी है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि हमारे पास देखें जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो आपने हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन होता है, तो उसमें प्रोटॉन को बाइंड करने के लिए कोई दूसरा न्यूक्लियॉन ही नहीं होता। तो जब दूसरा न्यूक्लियॉन ही नहीं होता तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी ना। इसलिए हमने शुरू में ग्राफ के जो हाइड्रोजन है वो आपके पास क्या है, 0 है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी उसने न्यूक्लियो 0 बताई है। फिर देखें यहाँ से अगर आप सीधा नीचे ये रेड लाइन शो करी यहाँ तक जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ जाता है। अब देखिए कि कितनी लंबी लाइन हीलियम के लिए बनी हुई है। अब ये क्या बता रही है, देखें हाइड्रोजन जब हीलियम बनाता है ना तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, तेजी से नीचे आता है, तेजी से इंक्रीज करता है। ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद क्या होता है कि उसका उसका मतलब सिर्फ ये है कि हाइड्रोजन ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होता है और स्टेबल भी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होता है हीलियम। ठीक है, इसीलिए जो है वो बाइंडिंग एनर्जी फौरन इंक्रीज कर जाती है। तो जो आपके पास हम क्या करते हैं, आपने देखा है ना कि हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियाई के अंदर जब कंबाइन होते हैं तो हीलियम बनता है। हाइड्रोजन जब न्यूक्लियाई के अंदर कंबाइन होते हैं ना तो हीलियम बनते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखें ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे देखें सन है, सन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूजन के थ्रू हीलियम में कन्वर्ट होता है और उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमें लाइट में और हीट की फॉर्म में महसूस हो रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ग्राफ में वही बता रहा है। फिर उसके बाद देखें, फिर यहाँ से ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, फिर इस तरह बीरियम में आता है, फिर इस तरह करते करते तो अगर ये देखें तो यहाँ से फिर ऐसे करके ये ऐसे करके ऊपर चला जाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखें आयरन को देखें तो आयरन ये है Fe। तो ग्राफ में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन के पास मैक्सिमम है। अगर देखें मैक्सिमम एनर्जी कहाँ है, आयरन के पास है। तो इसको याद रखने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आपने बस ये याद रखना है कि ये लेफ्ट साइड है ना, ये वाली लेफ्ट साइड, तो इसमें न्यूक्लियाई में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूजन होता है, ये बस याद करने, यहाँ पर फ्यूजन होता है, फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर फ्यूजन और जो है वो प्रोसेस होगा, फ्यूजन। अब जैसे इस पे लिखना मुश्किल है, बस आपको बता रहा हूँ, आप सुन लें। फ्यूजन यहाँ होगा, फिर ये जो मिडल में है ये आयरन से, ये जो मिड वाले हैं इनमें जो है मिडल आयरन है, आयरन वाले हैं यहाँ पर। तो आपने याद रखना है कि ये जो है वो आपके पास इसमें मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, ये मिडल वालों में मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है और ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर लास्ट ग्राफ की राइट साइड पर आ जाए तो यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर फिशन होता है, फिशन। ठीक है, यहाँ पर फिशन जो है वो प्रोसेस होता है और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है
यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है, और जो मिड वाले होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब जरा हम यहाँ से रीड करके भी देख लेते हैं। कहता है इट इज यूजफुल टू ड्रॉ अ ग्राफिकली कर्व ऑफ अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट द न्यूक्लियस नंबर ए. The position of a nucleus on this curve give information about the stability of nucleus and whether or not we can get energy by their fission or fusion by. तो यहाँ पर सिंपल वो कह रहा है कि ये जो ग्राफ है, ग्राफिकल हम एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को समझ सकते हैं और न्यूक्लियन नंबर को भी देख सकते हैं, इनकी पोजीशन को देख सकते हैं, और ये हमें ये बताती है कि कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है और एनर्जी कितनी ज्यादा लग रही है, और कौन सी जो आपके पास चीज है वो फिजन कर रही है और कौन सी फिशन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो यही ग्राफ में हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, फ्यूजन, फिशन और मिडल वाला पीस। मिडल वाले से मुराद क्या है? दरमियानी। ठीक है, जो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होते हैं, आयरन वगैरह। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें आगे कहता है कि the hydrogen nuclei with just one proton has binding energy 0. हाइड्रोजन की क्या थी? 0 क्यों है बाइंडिंग एनर्जी? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो मैंने ऊपर बताया था कि हाइड्रोजन क्या है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन है और उसके अलावा और कोई है नहीं जिसके साथ ये मोस्ट स्टेबल हो सके। नीचे जाने तो कहता है द कर्व रीचेस एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अबाउट 8.7 फॉर द आयरन। ये जो आयरन है इसकी मैक्सिमम आपके पास कितनी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8.7 बाइंडिंग एनर्जी है। तो आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या था? आयरन की थी ना, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है और इनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है। कहते हैं विच इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लाइड, ये बहुत स्टेबल न्यूक्लाइड होते हैं। द रीजन ऑफ मोस्ट स्टेबल न्यूक्लाइड इज बिटवीन न्यूक्लियन एटम इक्वल टू द 50 एंड 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे सिंपल आपने याद रखना है, जो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लाइड होते हैं ना, ये न्यूक्लिय होते हैं, तो वो कितने होते हैं, किस रेंज में आते हैं? 50 to 80 के दरमियान। ठीक है, मिडल ईस्ट में आते हैं, मतलब मिडल स्टेबल होते हैं। जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है जिनके अंदर, वो 50 से 80 के दरमियान। ये भी एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक हो गया। कहता है देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर अप टू एंड ऑफ अ कर्व। तो क्या कह रहा है कि जो डिक्रीज है, कम है, बाइंडिंग एनर्जी जो कम होना शुरू हो जाती है वो एंड से होना शुरू होती है, कर्व के एंड से। यहाँ पर कह रहा है ये वाला जो कर्व का हिस्सा है ना, ये सारा एंडिंग है, डिक्रीजिंग का है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर आगे चलें तो कहता है दस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस देन फॉर वेरी लाइट एंड वेरी हैवी न्यूक्लियाई। जो बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई होते हैं और सिंपल कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो वेरी लाइट होते हैं और वेरी हाई होते हैं न्यूक्लियाई वाले। ठीक है, इट इज वेरी significant. It is heavy nucleus split into two nuclei. The lie near the lowest part of the curve would be more tightly bound stable. जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं ना, वो स्प्लिट हो जाते हैं दो न्यूक्लियाई में, और नियरेस्ट उनका जो पार्ट होता है वो कर्व के करीब होता है और वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, जब देखें ना कि दो न्यूक्लियाई जो है वो टूटते हैं, तो हो सकता है वो आयरन के करीब हो जाए। ठीक है, तो वो छोटे हो जाएंगे ना, एक हैवी न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो वो दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, तो हो सकता है वो आयरन के करीब हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल, इसीलिए वो कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। सच प्रोसेस वी कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, वैसे हम न्यूक्लियर फिशन भी कहते हैं। ठीक है, the mankind is already benefiting from this process, getting huge amount of power production. इसी तरह हम क्या करते हैं, जब ये प्रोसेस करते हैं कि एक हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं दो न्यूक्लियाई में, तो उसमें हमें जो है वो वेस्ट अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं, ये बेनिफिट है इसका। Similarly, the nucleon in any pair of neighboring nuclei on the lighter side of the curve would be more tightly bound and stable. जो लाइट साइड पर हैं, ठीक है, और वो लाइटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्या है, मोर टाइटली बाउंड होते हैं और स्टेबल होते हैं। ठीक है, इट पे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियस जो है बन जाता है। इट जैसे हम डिट्रियम एंड ट्रिटियम फ्यूज टू फॉर्म अ मोर स्टेबल हीलियम न्यूक्लियस, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जब हम डिट्रियम एंड ट्रिटियम को जब हम वो करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इनके न्यूक्लियस को जोड़ते हैं, तो हीलियम न्यूक्लियस बनता है और ये बहुत ज्यादा मोर स्टेबल होता है
और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है. But such a process is not easy to initiate and need extremely high temperatures such as occurring in our sun. तो ये जो प्रोसेस है ये इतना आसान नहीं है और इसको करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि नेचुरली सन के अंदर अकर कर रहा है. ठीक है. एंड अदर स्टार वेयर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय फ्यूजन प्रोसेस. तो ये जो उनसे स्टार्स वगैरह हैं, सन है, इनके अंदर ये एनर्जी, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है और ये टेम्परेचर उधर वाकया होता है. तो ये करना इतना आसान नहीं है. ठीक है. इतना टेम्परेचर चाहिए होता है जो सन के अंदर हो. आई थिंक सो इट्स टू मच टफ. In fact, हकीकत में energy is obtained from any nuclear reaction in which binding energy per nucleon of the product increase. कहता है हकीकत में क्या होता है, एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है न्यूक्लियर रिएक्शन से और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर के प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा एनर्जी हासिल कर सकेंगे. ठीक है. तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट ज्यादा होगी उतनी ही हम एनर्जी भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं. तो इसके अंदर जो है ये सारा एमसीक्यूज और जो है बस आपने एमसीक्यूज के हवाले से देख लेना है इसके अंदर और इतना कोई खास नहीं है इसमें. आपके पास नॉलेज के लिए इन्होंने वो सारा कुछ लिखा हुआ था. आपने कर्व ग्राफ अच्छे से देख लेना है. ग्राफ को आपको पता होना चाहिए क्या ग्राफ के अंदर बता रहा है, किस तरह से बता रहा है, ये हर चीज पढ़ लेनी है, कोई चीज स्किप नहीं करनी. ठीक है. फिर यहाँ पर एमसीक्यूज भी बहुत सारे बन सकते हैं. ठीक है. ग्राफ देख लीजिएगा और उसके अलावा ये आपने जो है देख लेना है सन के बारे में उसने बताया हुआ है कि किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी सन के अंदर होती है. हाइड्रोजन के बारे में बताया, हीलियम बताया हुआ है, लाइटर और न्यूक्लाई, हैवियर न्यूक्लाई. ठीक है. आयरन के बारे में उसने बताया हुआ है. ये वैल्यू आपने याद कर लेनी है. बस इसमें एमसीक्यूज मटेरियल है.